किताब है तीसरी, जिसमें आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, उसमें पहला था उपनिवेशवाद और देहात। तो वो चैप्टर हट गया है, इसलिए हमारा सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होता है 1857 का रिवोल्ट, यानी 1857 की क्रांति से हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट होता है। बच्चों, 1857 की क्रांति उत्तरी और मध्य भारत में एक व्यापक स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार भारतीयों ने एकजुट होकर मोर्चा लिया था। इसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। बच्चों, अब ये बात आती है कि 1857 में ऐसे क्या कारण थे जो यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने इतने व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझेंगे कि वास्तव में तत्कालिक कारण क्या था। तो बच्चों, तत्कालिक कारण इसका ये समझिए कि 1857 का तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, यानी एनफील्ड राइफल जो अंग्रेजों ने ब्रिटेन से अभी अभी मंगाई थी, तो वो भारतीयों को दी गई, जो कि थोड़ा चिकना था कारतूस, और उसको मुंह आपके दांत से छील कर निकालना पड़ता था। ऐसे में यह अफवाह फैली कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, और इस कारण वहां ये विद्रोह सिपाही विद्रोह से शुरू हुआ। यद्यप तमाम इतिहासकार इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, और इसका सबसे ज्यादा जो आरोप लगाते हैं वह अंग्रेज इतिहासकार करते हैं। तो अगर पहले हम बात की जाए कि हमारे पास स्रोत क्या है, तो देखिए, विद्रोही थे उन लोगों के तो साक्ष्य हमें नहीं उतना मात्रा में, या कह सकते हैं कि ना के बराबर प्राप्त हुए हैं, क्योंकि विद्रोही अपने साक्ष्य को सुरक्षित नहीं रखते थे, क्योंकि इतने प्रतिबंध होते थे उन पर कि अगर वो अपने साक्ष्य रखेंगे तो पकड़े जाते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, और हम सरकारी अभिलेख का भी अगर सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर आपको 1857 की जो तस्वीर है यहां पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, बात शुरू होती है 1820 के दशक से। हम पहले सिपाही विद्रोह पर ही बात कर रहे हैं, फिर बाद में सारे कारणों पर चर्चा करेंगे। तो 1820 का वो जो दौर था, उस दौर में अंग्रेज अधिकारी अपने भारतीय जो सिपाही जो निचले पायदान पर थे उनसे प्रेम पूर्वक संबंध रखते थे। उनके साथ जो है वो मैत्रीपूर्ण खेलकूद करते थे, उनके त्योहारों में शामिल होते थे तथा उनके सुख दुख में भी साथ देते थे। लेकिन 1840 के दशक में आते आते ये स्थितियां पूरी तरह से बदल गई। अब यही जो नए रंगरूट अफसर थे वो नस्लीय भावनाओं से जो है दम्भ से भरे थे। यानी अंग्रेजों की एक कहावत है कि अंग्रेजों का सूरज कभी अस्त नहीं होता, यानी ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता। वहां एक अंग्रेज रात को भी छाता लेकर अकड़ कर चलता है। और ये बात को इस तरह से समझिए बच्चों कि वो लोग भारतीयों को रंग भेद करते थे, यानी नस्ली भेदभाव, यानी नीग्रो समझते थे, और इनसे जो है वो अपने को जाति श्रेष्ठता वाला व्यक्ति समझते थे। इसलिए इन्होंने अपने जो अधीनस्थ भारतीय सिपाही थे उनके साथ भेदभाव करते थे, और ये भेदभाव एक दिन चर्बी युक्त कारतूस तो एक बहाना था, उसके पहले अब आप सोचिए उसमें भी क्या कारण थे। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के साथ किस तरह से भेदभाव की, क्या स्थिति थी भारतीयों की अंग्रेजी फौज के अंतर्गत। तो भारतीय कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी बहादुर, कितने भी वीर और शक्तिशाली हो, कितने भी निष्ठापूर्वक अंग्रेजों की सहायता करते थे, उन्हें सेना में सूबेदार पद से ऊपर का कोई भी ओहदा नहीं दिया जाता था। तो पहला बात ये व्यवहार, उनको खान पियन, उनके रहन सहन पर भेदभाव होता था। तो एक बड़ी नाराजगी, सैनिकों में असंतोष चल रहा था, जिसको लेकर छुटपुट कई विद्रोह होते रहे हैं। यद्यपि जो उस समय तत्कालिक समय में हुआ, तो एक बड़ा कारण है कि उस दौर में 12 बड़े अकाल, यानी आप बंगाल से शुरू होता है, यानी 1770 से लेकर 1857 तक 12 बड़े अकाल पड़े, जिसके कारण भारत की जनता, यानी जो भारत की कर देने वाली जनता थी, वह पूरी तरह से अपने आप को गरीबी के चंगुल में फंसा हुई पाती है। और दूसरी बात, तो मैं ये तो सिपाही विद्रोह की एक थी कि सिपाहियों की क्या स्थिति थी। जब हम अवध क्षेत्र पर आएंगे तो एक बार फिर सिपाहियों का विस्तृत वर्णन करेंगे कि क्यों सिपाहियों ने जो है अफवाहों पर विश्वास किया, क्या कारण था तत्कालिक, क्या क्या ऐसे जो बातें थी उस समय चली विद्रोहियों के बीच में जिससे कि यह अफवाह फैली। तो इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार
अंग्रेज थे। इन्हीं सभी कारणों का हम निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कारण है, आप देखिए, राजनीतिक कारण। यानी राजनीतिक कारणों में क्या था, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए। अब आप बच्चों ये समझिए कि अंग्रेज आने से पहले भारत में मुगलों की सत्ता थी और प्रांतों में नवाबों का शासन होता था। अलग अलग जागीरें थी, उनके नीचे तालुकदार और जमींदार लोग रहते थे और किसान जो है निचले पायदान पर होता था, जो खेती करता था। तो एक सामाजिक संरचना थी। राज दरबार में कवियों, साहित्यकारों और बावर्चियों, कह सकते हैं आप, जो है रथकार, सूतकार जो होते थे, और एक तरह से बढ़ई, तमाम लोग ऐसे निर्भर रहते थे। साथ में पुजारी, चाहे वो हिंदू हो, वो हिंदू राजाओं के यहाँ, और मुस्लिम मौलवी जो है मुस्लिमों के यहाँ, इनको समाज में एक प्रतिष्ठित ओहदा प्राप्त होता था, यानी पद प्राप्त होते थे। अभी हमने आपको पहले कारणों में स्पष्ट करके ये बताया कि अंग्रेजों के यहाँ कितना भी योग्य हो, एक जो है सूबेदार से आगे, यानी 60-70 रुपए पाने वाला एक साधारण सिपाही से आगे वो नहीं बढ़ सकता था। लेकिन जब रियासतें थी अंग्रेजों के आने के पहले, जब अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों पर अधिकार नहीं किया था, तो बड़े पदों पर होते थे, महामंत्री होते थे, सैनिक होते थे, सेनापति होते थे और जमींदार होते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इनके पद में, राजकुमारों की हैसियत में और जमींदारों की हैसियत में बड़ा परिवर्तन आया। हम जब अवध का विश्लेषण करेंगे, वहां पर तालुकदार वो की क्या स्थिति हुई, अंग्रेज आने के पहले क्या स्थिति थी और आने के बाद क्या हुई, ये सारी चीजें आपको हम समझाएंगे। यहाँ ये आप समझिए कि जो लोग पहले से स्थापित थे, उनकी राजनीतिक व्यवस्था का पतन हो गया। और राजनीतिक व्यवस्था के पतन में आप चाहे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देखिए, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, चाहे आप जो है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को देखिए, ये सभी लोगों की सत्ता का पतन हुआ। इनके साथ इनकी पूरी जो सामाजिक संरचना, राजनीतिक इकाई कह सकते हैं, जो राजनीतिक इकाई थी, राजनीतिक संरचना थी, उसकी भी समाप्ति अंग्रेजों के द्वारा हो गई। दूसरी बात आती है धार्मिक। तो धार्मिक में बच्चों ये समझिए कि अंग्रेजों ने सेना में ईसाई पादरियों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय सैनिकों के मन में संतोष आ गया। उनको ये लगा कि हमारा ये ईसाईकरण करना चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के मन में एक गहरी आशंका ने जन्म ले लिया। और साथ ही ईसाई मशीनरियां जो उस समय तत्कालिक अंग्रेजी संरक्षण में भारत में सक्रिय हो गई थी इन क्षेत्रों में, इससे भी लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न हुई और इनको ये लगा कि कहीं न कहीं ये अंग्रेज हमारा ईसाईकरण करना चाहते हैं। तीसरी बात आती है, यहाँ पर शॉर्ट में समझिए, सामाजिक क्षेत्र में। तो 1829 में आपने देखा कि इस प्रकार से विधवा पुनर्विवाह और विधवा एक्ट बनता है, यानी सती प्रथा उन्मूलन एक्ट, जिसमें विधवाओं को जिंदा जलने की प्रथा का उन्मूलन हो जाता है। यद्यपि भारतीय समाज में यह परंपरा बहुत दिनों से चल रही थी और कुछ सुधारवादी भारतीय लोगों ने, जिसमें राजा राय मोहन राय जैसे लोगों ने भारत में सती प्रथा के उन्मूलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसी तरह से 1856 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट बना, जिसमें विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति मिल गई। दूसरी बात, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बढ़ा, 1835 लॉर्ड मैकाले। तो ये सभी चीजें, सामाजिक बदलाव भी हो रहा था और समाज में एक बड़ा संबंध था, वो सामाजिक संरचना टूट गई। यानी किसानों की तालुकदारों से और जमींदारों तालुकदारों का जो है अपने राजाओं से, शासकों से, तो ये एक सामाजिक संरचना का पतन हो रहा था। अपने सामाजिक जीवन में भी अंग्रेजों के दखल से भारतीय लोग काफी सशंकित थे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अगर कहें तो आर्थिक कारण। तो बच्चों, आर्थिक कारण में मतलब जनता का शोषण। इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर अकेले हम अवध क्षेत्र की बात करें, तो अवध क्षेत्र में जब ये 1857 का विद्रोह हुआ था, तो लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। और उन 1.5 लाख लोगों में बच्चों ये समझिए कि 1 लाख आम लोग थे, 50 लाख सैनिक अगर उसमें थे, तो 1 लाख आम लोग थे, यानी किसान लोग थे। अब इसको इस समझिए, आम सैनिक में उसमें राजा के भी, नवाब के भी आदमी थे और अंग्रेजी सेना के भी लोग थे, लेकिन लगभग 1 लाख आम लोग भी उसमें शामिल थे। तो ये आर्थिक कारणों में ये समझिए बच्चों कि
कि नवाब वाजिद अली शाह जो कि काफी लोकप्रिय था अवध में, यद्यप उसको हटाते वक्त अंग्रेजों ने कहा, उसको हटाने का जो आधार बनाया वह कुप्रबंधन यानी शासन चलाने में असमर्थ पाते हुए तथा उस पर यह आरोप लगाया नवाब वाजिद अली शाह पर कि अलोकप्रिय है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दिन जो है नवाब को गद्दी से हटाया गया और नवाब जो है उसको अवध से बेदखल करते हुए उसको कलकत्ता निर्वासित किया, तो लोग लाखों लोग उसके पीछे पीछे कानपुर तक गए थे। यानी इतना बड़ा शोक आम जनता में था अपने प्रिय नवाब के बिछुड़ने का कि आप समझिए कि कोई गली, कोई सड़क, कोई घर ऐसा ना रहा हो जहां अपने इस नवाब के लिए लोगों ने रोया ना हो, उनके लिए आंसू ना बहाए हो। यानी अपने कह सकते हैं कि हम अपने प्रिय नवाब को खोने का एक बड़ा सदमा था। तो अब आपको हम फिर क्रम से बताते हैं। अगला चौथा जो कारण था, हमने आपको बताया आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक, ये चारों कारण हो गए। इसके बाद बच्चों जो तत्कालिक कारण में था, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था, तो तत्कालिक कारण था बच्चों 1857 की क्रांति का चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग यानी सैनिक विद्रोह जो है पहला कारण था। अब हम आपसे बात करते हैं कि 1857 की क्रांति कैसे शुरू हुई। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी मेरठ में। मेरठ छावनी से प्रारंभ हुई थी। अगले दिन 11 मई 1857 को मेरठ की बगावत करने वाली टुकड़ी पहुंच जाती है लाल किले पर, और वहां जबरन जो है नवाब सुबह सुबह उठा था, रमजान का महीना था, और उस पर दबाव बनाते हैं कि इस क्रांति का नेतृत्व स्वीकार करें बहादुर शाह जफर, जो कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, जो शायद तैयार नहीं थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने दरबारी शिष्टता को भंग करते हुए जबरन महल में घुसने लगे और चारों तरफ घिरा पाकर जो है बहादुर शाह जफर ने इस क्रांति का नेतृत्व संभालने की जो है घोषणा कर दी। अब आप इससे यह समझिए कि वास्तव में क्रांतिकारियों को क्या आवश्यकता थी कि जो पुराने लोग थे यानी बहादुर शाह जफर को जो है वो इस क्रांति का नेता घोषित किया। तो बच्चों इसको इस तरह के से समझिए आप लोग कि इसके माध्यम से तो एक बात यह थी कि हिंदू मुस्लिमों ने एक आपसी जबरदस्त एकजुटता स्थापित की, और इस पूरे मूवमेंट के दौरान, इस 1857 के दौरान अंग्रेज किसी भी प्रकार से भारतीयों में फूट नहीं डाल पाए। हिंदू शासक भी पुरानी से स्थापित व्यवस्था में यानी मुगल दरबार की अधीनता को स्वीकार कर लिया। उनके संरक्षण में चाहे वो झांसी रहा हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो, सभी ने जो है, चाहे वो कुंवर बहादुर सिंह रहे हो, कुंवर जगदीश सिंह, तात्या टोपे, सभी लोगों ने जो है ये स्वीकार किया, चाहे नाना फडणवीस रहे हो। अब बात यह आती है कि क्यों स्वीकार किया, क्योंकि वो उस समय जनता में वो एक प्रतीक के रूप में थे और जनता उनको अपना शासक मानती थी और उनमें अपना नेता और अपना जो है राजा देखती थी, और उनके नाम पर हिंदू और मुसलमान सभी लोग एकजुट हो गए। यानी एक संवेदना थी लोगों की, और क्रांति को एक नेतृत्व मिला, एक बल मिला, जो कि इसके पहले शासन संचालन का नेतृत्व कर चुके थे। अब बात आती है